हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी वन शॉट एसएससी जीडी स्पेशल इतिहास का यह वीडियो लेकर के आ गया हूँ। विथ मैप एंड फ्लो चार्ट एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न लेते हुए। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और इन्होंने 1861 ईस्वी में, कब 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में एएसआई की स्थापना की थी। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करते हैं और यह जो है इसके महानिदेशक भी बनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा है जो पुरापाषाण स्थल हुआ है? हुंसागी। कौन सा है? हुंसागी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। सी ऑप्शन हुंसागी। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वह नौ पुरापाषाण काल के हैं। कब के हैं? नौ पाषाण काल के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था? तो किससे था? कम्मकार का संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। किससे था? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए फटाफट के अंदाज में हम लोग पढ़ते हैं समय ना लेते हुए, क्योंकि अब बहुत समय शेष नहीं रह गया है। जबकि एसएससी जीडी का फरवरी में ही शुरुआत हो गया, फरवरी में ही शुरू हो रहा है उसका पेपर। अब किस शिफ्ट में पड़ेगा आपका ये अभी आपको भी नहीं पता है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो इसका जो सही उत्तर है कांस्य। क्या है? कांस्य। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। माइक्रोलिथिक का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो जो छोटे पत्थर के औजार हैं, छोटे पत्थर के औजार, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है। यह किस भाषा में कहा गया है? तो वह कौन सी भाषा है? वह सिंधी भाषा है। कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। डी ऑप्शन सिंधी भाषा में कहा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कब होती है? 1922 ईस्वी। किसने किया? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। खरोष्ठी लिपि, सी ऑप्शन सही होगा। दाएं से बाईं लिखी जाती है। अब देखिए दाएं से बाईं क्या, जैसे ये लिखा गया का खा गा, हम लोग बाएं से दाएं लिख रहे हैं, ये हुआ बाएं से दाएं। और यह जो है यही का खा गा, इस तरफ अगर हम लिख रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं तो ये दाएं से बाएं हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए बहुत ही पॉपुलर थी। यहाँ जो है सड़कें, बिल्कुल सड़कें समकोण पर काटती थीं। सड़कें कैसी होती थीं? बिल्कुल समकोण पर काटती थीं। समकोण, समकोण, ये इसका अर्थ जान रहे हैं? ये सड़कें ऐसे हुआ करती थी, बिल्कुल चौराहे के जैसा हुआ करता था। तो नगर नियोजन बहुत ही व्यवस्थित हुआ करता था। और यह एक कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। नवां प्रश्न, किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? कौन सा स्थान है जहां से रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? दैमाबाद। कौन सा स्थान है? दैमाबाद। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। दैमाबाद से रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह जो है सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है।
सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम दक्षिणतम बिंदु है। कौन सी नदी है प्रवरा नदी के किनारे है? कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो रावी नदी को क्या कहा जाता था? रावी नदी को पुरुषड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? पुरुषड़ी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो रावी अस्किनी को क्या? अस्किनी चिनाब। आज का जो चिनाब है उसे उस ऋग्वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता था। व्यास, विपाशा, विपाशा, ये हो गया व्यास। और पुरुषड़ी हो गई रावी। रावी। और वितस्ता क्या है? झेलम। झेलम। 11वां प्रश्न है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान। क्या है? दर्शन एवं ज्ञान। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 12वां प्रश्न? चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा अथर्ववेद। क्या होगा सही? अथर्ववेद। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अथर्ववेद में जादू टोना टुटका इन सब की बात की गई है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है वह है गोपथ। क्या है? गोपथ। गोपथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। कौन सा ग्रंथ है? गोपथ। क्या है? गोपथ। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला जो थी वह प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी थी। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रजापति गौतमी। ये कौन थी? ये सिद्धार्थ की मौसी थी। किसकी मौसी? मौसी थी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की मौसी। इनका पालन पोषण इन्होंने ही किया था, सिद्धार्थ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो इसका जो उत्तर सही होगा वह है अश्वघोष जी। कौन है? अश्वघोष। 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 महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन से सीधा संबंध है? तो किसके जीवन से सीधा संबंध है? भगवान बुद्ध के। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। भगवान बुद्ध। सी ऑप्शन सही होगा। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो कौन से शासक थे जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था? वह है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। द्वितीय मुख्य शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन प्रथम इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? कौन है वो? गुप्त। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? इसका जो सही उत्तर होगा वह है अशोक। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अशोक। बी ऑप्शन सही है। अशोक। अशोक का नाम आया। अशोक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। और यह जो है बिंदुसार के पुत्र थे। किसके? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। किसके? बिंदुसार के।
इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार। और माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इनकी माता थीं। किस साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी? तो वह मौर्य शासक मौर्य वंश, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। और नंद वंश की स्थापना किसने किया था? नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया। महापद्मनंद ने किया था नंद वंश की स्थापना। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। किसने? गोपाल ने किया था। गोपाल। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। बाबर। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो सबसे अधिक लिखे गए शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में थे। क्या था? प्राकृत और ब्राह्मी। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह अशोक होगा। कौन सा है? अशोक। अशोक जो है अपने शिलालेख और स्तंभ लेख के लिए बहुत ही फेमस हैं। इन्होंने 14 14 शिलालेख 14 शिलालेख और 7 जो है 7 स्तंभ लेख लिखवाए थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुए वह थे कौटिल्य। और कौटिल्य जिसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र इनकी ही रचना है, विष्णुगुप्त। और इन्हें ही चाणक्य कहते हैं। क्या? चाणक्य। तो इनके 3 नाम हुए चाणक्य। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वह अर्थशास्त्र। इनकी जो रचना है वह क्या है? अर्थशास्त्र। मौर्य सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के थे। कौन सा धर्म था उनका? बौद्ध धर्म। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अशोक की बात आती है तो सम्राट अशोक इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सम्राट अशोक के बारे में इनकी जीवन गाथा थोड़ा सा समझते हैं। तो इनका जो राज्याभिषेक होता है वह होता है राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक जो होता है वह 269 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 269 ईसा पूर्व में होता है। और 8वें वर्ष में ही यह एक युद्ध लड़ते हैं। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में एक युद्ध लड़ते हैं। वह सन क्या है? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ते हैं। और यह युद्ध होता है कब? कहाँ? कलिंग पर युद्ध होता है। कहाँ युद्ध होता है? कलिंग पर। और कलिंग के राजा कौन है? कलिंग के राजा जो थे वह थे अनंत पद्मनाभम। ये कलिंग के राजा थे। इन्होंने हराया कलिंग के युद्ध में। और कलिंग के युद्ध में ऐसा भीषण नरसंहार हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद इसने कभी भी राज्य विस्तार के लिए अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं किया। शांति का मार्ग अपना लेते हैं सम्राट अशोक।
मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र पुत्र को अब पटना कहा जाता है। पटना, पटना कहाँ पड़ता है? पटना बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करवाया वो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। तो अशोक ने इसके प्रचार के लिए जो है, प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को, महेंद्र संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा थी, पुत्र महेंद्र था, महेंद्र वर्मन, इन दोनों को कहाँ भेजते हैं? इन दोनों को भेज देते हैं लंका। कहाँ भेजते हैं? लंका भेजते हैं, सीलोन। उस समय इसका नाम हुआ करता था सीलोन। सीलोन जो आज का है क्या? श्रीलंका। श्रीलंका में इन्होंने प्रचार करने के लिए भेजा था। अशोक राजा बनने के कितने समय बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8वें वर्ष में ही। जैसे ही वह राजा बने 8वें वर्ष में ही उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कितने वर्ष बाद? कलिंग 8 वर्ष के बाद ही कलिंग पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था। और कलिंग का जो राजा था वह क्या था? अनंत पद्मनाभन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है और कई जगह आपको बहुत खोजने पर ही मिलेगा कि कलिंग पर इसने युद्ध तो किया था लेकिन वहाँ का राजा कौन था जिसको अशोक ने हराया था। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी कौन था? सम्राट अशोक ही। इतने महान हैं अशोक, इतने महान हैं कि बार बार इनका नाम आ रहा है। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इनका राज्य विस्तार क्या था। सबसे पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं मैप के माध्यम से। चलिए एक संक्षिप्त बना लेते हैं और जानते हैं इनका राज्य विस्तार कैसे क्या था। देख लेते हैं इनका राज्य विस्तार। ठीक है, आइए, ये राजस्थान हम लोग पहुंच रहे हैं, ये पहुंच गए भारत के उत्तरी हिस्से पर। ये थोड़ा सा जान लें। दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा कि इनका राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो राज्य विस्तार इनका जो था यहीं से शुरू होता है, दक्षिण में इनका नहीं था। ये पूरा भारत था, पूरा भारत था। और ये पूरा भारत होते हुए यहाँ से हो करके ये पाकिस्तान का जो एरिया है उस समय ये भी पड़ता था, अपने हिस्से में ही पड़ता था। ये अपना भारत ही हुआ करता था। यहाँ तक इनका राज्य विस्तार था। यानी अगर इस तरह से देखें आप तो अखंड भारत तो कहा गया, वो अखंड भारत ऐसे इस तरह से हुआ करता था। इतना ही पर शासन करते थे सम्राट अशोक जी, इतना इनका राज्य विस्तार था। ठीक है, ये मैप में आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो किस राजा के शासनकाल में महान स्तूप बनाया गया था? अशोक, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अशोक के शासनकाल में ही सांची का महान स्तूप बनाया गया था। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 232 ईसा पूर्व। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? युद्ध जीतने के बाद किसने विजय का त्याग किया था? वह सम्राट था अशोक। कौन था? अशोक। अशोक से देखिए लगातार इतने बार क्वेश्चन बने हैं और ये प्रीवियस ईयर ही है, लगातार पूछा गया है। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो कौन सा होगा? समुद्रगुप्त मौर्य नहीं, सॉरी, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मिसप्रिंट हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो वह कौन था? इसका उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज ने
मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, क्या लिखा है? मेगास्थनीज ने इंडिका, क्या लिखा है? इंडिका, बहुत ही पॉपुलर है इंडिका, इंडिका इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? अगला प्रश्न है, इसका जो उत्तर है वह है पुष्यमित्र। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक कौन था? वह था देवभूति। कौन था? देवभूति अंतिम शासक हुआ शुंग वंश का, देवभूति। और शुंग वंश की जो शासनकाल की अवधि थी वह 185 से, शासनकाल की अवधि जो थी वह 185 से लेकर के 175 ईसा पूर्व तक हुई। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक था। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। सिमुक सातवाहक वंश का संस्थापक था। और सातवाहन, इसकी जो राजधानी थी, सातवाहन की राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। क्या थी? प्रतिष्ठान। राजधानी कभी कभी पूछता है, प्रतिष्ठान। और सातवाहनों की जो भाषा थी वह प्राकृत थी। क्या थी? भाषा इसकी क्या थी? भाषा भाषा थी, भाषा क्या थी? प्राकृत। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा थी। सातवाहन खाली स्थान है। भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो सातवाहन दक्षिण का था। दक्षिण का सातवाहन वंश दक्षिण भारत का एक परम शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था। सातवाहन, इसके जो संस्थापक थे कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हुआ करते थे। सिमुक, इसके संस्थापक कौन हुए? सिमुक हुए। और जो सबसे यशस्वी निकला था, सबसे यशस्वी शासक था, वह सातकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का यशस्वी शासक, यशस्वी जो शासक था, यशस्वी शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। क्या था उसका नाम? सातकर्णी प्रथम। प्रथम। और जो सबसे महान शासक हुआ, सातवाहन का महान शासक, सबसे महान शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम था उसका? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और सातवाहनों का जो क्षेत्र पड़ता था वह क्या था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, यानी दक्षिण भारत में ही पड़ता था। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। कुषाण वंश के ही थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? रेशम मार्ग को किस राजवंश ने नियंत्रित किया था? तो वह थे कुषाण। कौन थे? कुषाण थे। कुषाणों ने रेशम मार्ग को नियंत्रित कर लिया था। और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, कुषाण संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे वह थे कुजुल कडफिसस। कौन? कुजुल कडफिसस। कडफिसस नाम पूछता है, याद कर लीजिएगा। कुजुल कडफिसस। मौर्योत्तर काल में वे कौन पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी? कौन थे? वे दास कर्मकार हुआ करते थे। कौन थे? दास कर्मकार। डी ऑप्शन इसमें सही हो है।
निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो शुंग वंश की स्थापना कब होती है? पुष्यमित्र शुंग स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 185 ईसा पूर्व में। कब? 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना होती है। और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने बुद्ध चरित्र की रचना की है? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। इसका जो नाम है गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई? किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? वह है कुषाण। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। कुषाण। कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वह था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कनिष्क सबसे प्रतापी शासक हुआ कनिष्क। और इसी के शासनकाल में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। पहला क्या था? गांधार कला। गांधार कला। और दूसरा जो था, ये तो फर्स्ट था, सेकंड जो था वह था मथुरा कला। मथुरा कला। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो है वह कुमार देवी हैं। कौन है? कुमार देवी हैं। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी हैं। तो गुप्त वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था वह चंद्रगुप्त प्रथम ही था। गुप्त वंश का था, सबसे प्रतापी शासक हुआ। और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। और चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसकी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। और गुप्त संवत का प्रारंभ भी करने वाला चंद्रगुप्त था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। बी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसने कौन उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो हर्षवर्धन द्वारा 3 लिखे गए थे नाटक। कितने? 3। 3 थे। वह 3 कौन कौन थे? आइए जान लेते हैं 3 कौन कौन थे। तीनों का नाम नोट कर लेते हैं। पहला इसमें जो हुआ वह था प्रियदर्शिका। क्या था? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। दूसरा जो था, दूसरा वह रत्नावली। क्या था? रत्नावली। सब नोट कर लीजिएगा। और तीसरा जो था वह था नागानंद। नागानंद। गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशंसा में
लिखित इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता हैं। कौन हैं ये बताना है आपको। तो ये हैं हरिशेण। कौन है? हरिशेण। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। हरिशेण सी ऑप्शन सही होगा। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब कौन से चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था? कौन सा चालुक्य नरेश था जिसने हर्षवर्धन को रोक दिया था? वह पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सबसे शुद्ध उत्तर यही है, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर ही पराजित कर दिया था या रोक दिया था? एहोल अभिलेख में। कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? 5वीं शताब्दी में नालंदा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई। किसके द्वारा? कुमारगुप्त। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त सी ऑप्शन इसमें सही होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो कौन सी नदी थी जिसके तट पर हुआ था? वह नदी थी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। तो नर्मदा नदी कहाँ बढ़ती है? पश्चिम वाहिनी नदी है नर्मदा नदी। ये इस तरह से पश्चिम की तरफ बढ़ती है और इसी के तट पर इन दोनों का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। हर्षचरित एवं कादम्बरी क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित कादम्बरी। ये जो है बाणभट्ट की बहुत प्रमुख रचना है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने कितने शासकों को पराजित किया था? सही उत्तर होगा 12 शासकों को। कितने को? 12 लोगों को पराजित किया था इसने। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो किसकी खुदाई की गई है? समुद्रगुप्त की। इसकी समुद्रगुप्त। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वह कौन थे? हरिशेण। कौन थे? हरिशेण इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। हरिशेण दरबारी कवि हुआ करते थे। किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया था? हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था? फाहियान ह्वेनसांग, इजिंग कांगसेन। इसका जो सही उत्तर है वह है ह्वेनसांग। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। यह जो है हर्षवर्धन के दरबार में थे। इनकी जो रचना है उसका क्या नाम है? सी यू की। सी यू की ह्वेनसांग की एक सर्व प्रमुख रचना है। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? तो राजा दुष्यंत
और शकुंतला दुष्यंत, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, दुष्यंत की। किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, गुप्त साम्राज्य को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो लेकिन किस कला एवं साहित्य के दृष्टिकोण से, कला एवं साहित्य साहित्य के दृष्टिकोण से गुप्त काल को जो है भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापित कला से संबंधित नहीं है? नागर है, नागर है, बेसर है, द्रविड़ है, यही नहीं होगा, उर्दू का नहीं होगा, बी ऑप्शन इसमें नहीं सही होगा। क्योंकि मंदिर निर्माण की तीन शैलियां हैं, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, व बेसर शैली है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? संगम साहित्य से किसका संबंध है? मदुरई का है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा, मदुरई का संबंध संगम साहित्य से है। चोल काल के दौरान मुवेद, वेलन और अरैयार उपलब्धियां थीं। तो ये जो उपलब्धियां थी वह धनी भूस्वामियों की थी, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, धनी भूस्वामियों की। रविकीर्त ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? सही है, पुलकेशिन द्वितीय की। किसकी? पुलकेशिन सेकेंड, ए ऑप्शन इसमें सही होगा, पुलकेशिन द्वितीय की। तो रविकीर्ति का जो संबंध है, रविकीर्ति का जो संबंध है वह ऐहोल अभिलेख से है। किससे? ऐहोल अभिलेख से है, ऐहोल अभिलेख, ठीक है, ऐहोल अभिलेख से इसका संबंध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। यह किस शैली में बना हुआ है? तो यह नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है? नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर है। तो मंदिर निर्माण की तीन शैलियां हैं, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो जो इसका निर्माण कराया गया है वह गंग वंश के प्रसिद्ध शासक, ये सूर्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है, सूर्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है, यह गंग वंश के प्रसिद्ध जो राजा हुए, गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया है। किसने? नरसिंह देव। किसने? नरसिंह देव ने करवाया है। और इस मंदिर को जो है, इस मंदिर को 1984 ईस्वी में, कब? 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है, यूनेस्को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे भी बनता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश ने बनवाया है? तो गंग वंश ने। गंग वंश के किस शासक ने? नरसिंह देव ने। किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? तो 1984 ईस्वी में शामिल हुआ। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को समर्पित है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर।
तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाने वाले हैं वह है राज राज प्रथम। कौन? राज राज प्रथम। राज राज प्रथम यानी फर्स्ट इन्होंने करवाया था। तो यह मंदिर जो है द्रविड़ किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। और सूर्य मंदिर, इसके पहले ही प्रश्न बना है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में जो स्थित है वह किस शैली में है? वह नागर शैली में है। यह द्रविड़ शैली में, किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली में है। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक वंश के संस्थापक थे? वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति जी। विंध्य शक्ति, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। वाकाटक वंश के संस्थापक थे। और इसके जो प्रमुख शासक हुए और अन्य वाकाटक राजवंश के जो प्रमुख अन्य शासक हुए उनका क्या नाम था? प्रवरसेन। प्रवरसेन। प्रवरसेन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बहुत प्रतापी हुए थे। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था? तो कौन से वंश के शासक थे जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन इसमें सही होगा चंदेल वंश। किसने? चंदेल ने। ए ऑप्शन इसमें सही होगा चंदेल। तो चंदेल वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी बात कर लेते हैं। इस वंश की जो स्थापना होती है वो नन्नुक के द्वारा होती है। किसके? नन्नुक के द्वारा होती है। नन्नुक इसके हैं। इसकी जो राजधानी थी, चंदेलों की जो राजधानी थी, ये राजधानी क्या बनी थी? राजधानी जो थी वह राजधानी जो बनी है, ये राजधानी खजुराहो। क्या है? खजुराहो। खजुराहो राजधानी बनी। ठीक है। तो महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर, इसका जो निर्माण हुआ था और विष्णु यानी चतुर्भुज मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा निर्मित हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न। कदमाई किस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था? तो वह था चोल वंश। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा कौन था? वह था दाहिर। कौन था? दाहिर था। जब अरबों का आक्रमण हुआ तो दाहिर था। अरबों का आक्रमण कब हुआ? जो मोहम्मद बिन कासिम का जो होता है, यह जो है प्रथम मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण करता है? 711-12 ईस्वी में। कब आक्रमण किया? 711-12 ईस्वी में प्रथम आक्रमण करता है। और इसके जो समय शासक था सिंध का वह दाहिर था। कौन था? दाहिर। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया, तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया, फर्स्ट प्रथम युद्ध, वह 1191। कब? 1191 में, 91 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। किसके किसके मध्य? मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसका परिणाम क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और जब दूसरा युद्ध हुआ, 1192 का जो युद्ध होता है, 1192 का जो युद्ध होता है, उसमें विजयी कौन होता है? मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी। दीवान अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन, खाली स्थान है, का एक विभाग था। तो दीवान अर्ज जो दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग हुआ करता था, वह सैन्य सेवा का विभाग था। सैन्य सेवा का विभाग था दीवान अर्ज। और दीवान अर्ज, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना की थी वह जो है बलबन ने किया था। किसने? बलबन। बलबन ने किया था। और इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष का क्या नाम था? अध्यक्ष को क्या कहते थे? आरिज ए मुमालिक। क्या कहते थे? आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन का समय था वह 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक था। यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की अवधि थी। यह ऐबक के शासन की अवधि थी। तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? इसकी जो राजधानी थी वह थी लाहौर। क्या? लाहौर। लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? वह जिल्ले इलाही। क्या? जिल्ले इलाही। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। बलबन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बलबन क्या था? बलबन, जो बलबन था वह जो है इलबरी तुर्क था। क्या था? इलबरी तुर्क था। कौन सा? इलबरी तुर्क था। ठीक, इलबरी तुर्क था। और इसका मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। इसका जो मूल नाम था, मूल नाम, मूल नाम जो था वह था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। ठीक है। और इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की तरफ से, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ही था। कौन था? गयासुद्दीन बलबन। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। इसने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। और देखिए, इससे संबंधित जो बलबन से संबंधित है वह बहुत सारे और भी फैक्ट हैं, इसको जान लेते हैं। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसके बल पर वह शासन करता था। और इसने जो है नवरोज उत्सव, क्या? नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया। और सिजदा एवं पाबोस तो इसने शुरू ही करवाया था। एक एक जो विभाग था दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन भी किया था। और तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 दल, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान, तुर्कान ए
चहलगानी। इस दल का भी गठन किया था गयासुद्दीन बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था वह बरीद ए मुमालिक, उसको बरीद ए मुमालिक कहते थे। जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था उसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। तो दीवान इंसा शाही जो पत्राचार हुआ करता था उसका नाम था। और दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान ए अमीर कोही कृषि से संबंधित था। और वकील ए दर, तो ये जो है वकील ए दर जो हुआ करता था वह व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख था। घरेलू कार्यों का प्रमुख, कार्यों का जो प्रमुख था वह था। अमीर ए दाद, अमीर ए दाद जो था वह सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता करता था। किसकी? मजलिस का अध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन कब? जब सुल्तान अनुपस्थित हुआ करता था तब। जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो किसका सेनापति हुआ करता था जफर खां? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो आरोही क्रम में सजाना है कौन सा है? पहले परगना, फिर सरकार, तब सूबा। पहले क्या था? परगना था, फिर उसके बाद सरकार, तब सूबा हुआ करता था। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका ही नाम हुआ करता था, इसका नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। तो इसी की स्मृति में जौनपुर बसाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो मोरक्को का कौन सा यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो सही होगा वह है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का था। और यह जो है यह कहाँ का था? मोरक्को। मोरक्को कहाँ का देश है? अफ्रीका का मोरक्को। और कब आता है? 1333, 1333 ईस्वी में। कब आता है? 1333 ईस्वी में आता है। और इसने एक पुस्तक लिखी है, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल रहला। क्या नाम है? किताब उल रहला। क्या नाम है? किताब उल रहला। इसने एक पुस्तक लिखी है जो बहुत ही फेमस है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो अपने साम्राज्य की राजधानी वह दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, दिल्ली से दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था वह क्या था? इसने कब तक शासन किया था? इसका जो शासन काल था 1325 से लेकर के, कब से? 1325 से लेकर के 1351 तक।
1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल हुआ था। और इसने देखिए जो थोड़ा सा अच्छे काम करने की कोशिश करता था, लेकिन भाग्य इसका साथ नहीं देता था। अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुआ। दोआब में कर वृद्धि किया था इसने। क्या क्या किया था? दौलताबाद स्थापित किया। फिर उसके बाद इसने ही दोआब में कर वृद्धि कर की वृद्धि भी इसने की थी, वो भी नहीं सफल हुआ। और इसने ही जो है ये खुरासान एवं कराची अभियान भी इसी समय किया था, लेकिन वह भी असफल रहा था। खुरासान एवं कराचिल का जो अभियान करे, कराचिल अभियान। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, जियाउद्दीन बर्नी। तो अलबरूनी ने क्या लिखा है? किताब उल हिंद। अलबरूनी ने क्या लिखा है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अलबरूनी ने लिखा है। इब्न बतूता ने किताब उल रहला लिखा है। क्या लिखा है? किताब उल रहला। अमीर खुसरो, खजायन उल फुतूह, खजायन उल फुतूह, खजायन उल फुतूह। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया था। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। तो इसने जो है अपने शासनकाल में 4 प्रकार के करों को जारी रखा था। अच्छा, प्रथम मुस्लिम शासक जो यही था। प्रथम मुस्लिम शासक, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था वह फिरोज शाह तुगलक ही था। और 4 प्रकार के कर इसने लगाए थे। क्या? जजिया, जकात, खराज, खुम्स। क्या था? सबसे पहले तो ये तो हो गया जजिया, जजिया। दूसरा था जकात, तीसरा था खराज, खराज। और चौथा क्या था? खुम्स, खुम्स। इस 4 प्रकार के कर इसने लगाए थे। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही करवाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय जो दिल्ली का सुल्तान था वह नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न है, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में वह जो है विजयनगर आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है? तो वह शासन कला से संबंधित है। किससे? शासन कला। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आमुक्तमाल्यद कृष्णदेव द्वारा तेलुगु भाषा में लिखा गया है। कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यह उत्तर सही हुआ।
कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज हुआ करते थे वह 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अष्टदिग्गज के नाम से इन्हें जाना जाता था। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा, तो आगरा कहाँ है? आगरा, आगरा यमुना नदी के तट पर है। किसके? यमुना नदी के तट पर है आगरा। यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम, ये ऑप्शन सही होगा। हमीदा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। तो यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने ही बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 ईस्वी में होती है। कब होती है? हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556, 1556 ईस्वी, ईस्वी में हो जाती है। कैसे होती है? यह दीन पनाह जो पुस्तकालय है उसी की सीढ़ियों से गिर करके हो जाती है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया था? तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ये ऑप्शन सही होगा। शेर शाह सूरी ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था। और शेर शाह सूरी के द्वारा एक जो रोड है बहुत ही पॉपुलर है, उसका नाम है जीटी रोड। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? अकबर को। किसको? अकबर को। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। तो अकबर आ गया तो थोड़ा सा जानते हैं इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को समझते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं क्रम से। दास प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? क्या? दास प्रथा, दास प्रथा पर रोक इसने लगाई थी। कब इसने लगाई थी? 1562 में। कब? 1562 ईस्वी में। और तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त कर दिया था। और जजिया कर समाप्त कर दिया था इसने। बहुत ही पॉपुलर जजिया कर, जजिया कर समाप्त, जजिया कर समाप्त करवाया था इसने। और दीन इलाही धर्म की स्थापना इसने की थी। किस? दीन ए इलाही, इलाही, दीन इलाही धर्म कब होता है? 1582 ईस्वी, 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है अकबर। तुजो की जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई थी। ए ऑप्शन इसमें से सही होगा। फारसी भाषा में लिखी गई थी तुजुक ए जहांगीरी। तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? यह भी तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूंनामा फारसी में लिखा गया, शाहजहांनामा फारसी में लिखा गया है। अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी? तो वह शाहजहां के शासनकाल में। किसके? शाहजहां, बी ऑप्शन सही होगा। इसके शासनकाल में यह बहुत ही पॉपुलर हुआ था। निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? तो शाह-ए-बेखबर के उपनाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। किसको? बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है।
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वह है रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ये ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट क्लाइव। इसे ही माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, और इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि हासिल है। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर बनता है। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, शाह आलम द्वितीय। तो पानीपत का तृतीय युद्ध क्या अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वह किसके मध्य हुआ था? अफगान शासक और मराठों के मध्य हुआ था। शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? वह सन बताना है आपको। वह सन है 1665 ईस्वी। कब है? 1665 ईस्वी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, 1665 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के सुप्रसिद्ध शासक हुए थे, और इन्होंने ही इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। तो इनके पिताजी का जो नाम था शाहजी भोसले था। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, जेम्स अगस्टस हिक्की इसका पूरा नाम है। और ये ही भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी में पब्लिश होता है, और समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं जेम्स अगस्ट हिक्की। 6वां और अंतिम क्वेश्चन आज का। 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो कौन सा राजवंश था? वह खिलजी राजवंश था। कौन सा? खिलजी। बी ऑप्शन सही होगा, खिलजी था। खिलजी। तो पहले कौन सा शासन किया था? 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी ने किया था। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत की किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो किसकी बेटी थी? वह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो यह जो है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी इनके शासनकाल में बनवाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन। हौज सुल्तानी का एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा यह निर्माण कराया गया था? वह शासक था सुल्तान इल्तुतमिश। कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश वह शासक हुआ करता था। तो यह जो है दिल्ली में बनवाया गया था। दिल्ली में और क्या क्या है? दिल्ली में और क्या क्या है? तो दिल्ली की जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या? दिल्ली में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तो कौन सा राजवंश था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह तुलुव राजवंश। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या? तुलुव राजवंश।
तो विजयनगर विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो उत्तर होगा वह है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो शासक थे, दो भाई थे, और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य बसाया था। कब बसाया था? 1336 ईस्वी। कब? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को बसाया था। ठीक है। और जो तुलुक राजवंश आया, तुलुक राजवंश, इसकी नींव किसने रखी थी? तुलुक राजवंश की स्थापना नरसिंह ने की थी। किसने? नरसिंह। नरसिंह ने की थी। नरसिंह ने की थी। किस सन में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? वह कौन सा सन था जब बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? सन बताना है आपको। वह सन है 1526 ईस्वी। कौन सा? 1526 ईस्वी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पानीपत का जो पहला युद्ध होता है, ये 1526 ईस्वी में, ये पानीपत का पहला युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 1526 ईस्वी में होता है। किसके मध्य होता है? मुगल संस्थापक बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है। शेर खान ने किस सन में चौसा में हुमायूं को हराया था? तो चौसा एक स्थान है, वहाँ शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। तो वह सन कौन सा था? बहुत ही पॉपुलर है, 1539 ईस्वी। वह कौन सा सन है? 1539 ईस्वी में। तो शेर खान ने, यानी शेर शाह सूरी, भारत में सूर वंश का संस्थापक था। ये जो शेर खान है, शेर खान, इसे ही शेर शाह सूरी कहते हैं। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। तो सूरवंश का संस्थापक यही है। इसके शासन की जो अवधि है वह क्या है? 1540 से लेकर के 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका शासन काल यही है। तो इसके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां। क्या? फरीद खां। फरीद खां इसके बचपन का नाम था। इसने बचपन में ही एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेर खान पड़ गया था, और शेरशाह। और इसने 1540 ईस्वी में, कब? 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में बिलग्राम का एक युद्ध होता है। बिलग्राम कन्नौज में पड़ता है। बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित किया था। किसको? हुमायूं को पराजित किया था। किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अकबर ने ऐसा किया था। अकबर। किसने किया? अकबर ने किया था। तो इनका जो जन्म होता है अकबर का, वो कब होता है? 1542 ईस्वी में। कब? 1542 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? अमरकोट में। जगह क्या है? अमरकोट में। अमरकोट में इनका जन्म होता है। और अकबर की मृत्यु कब होती है? तो इनकी जो मृत्यु है वह 1605 ईस्वी में होती है। कब? 1605 ईस्वी। ठीक है। ये है थोड़ा सा अकबर के विषय में जानकारी। और अकबर ने जो है बहुत सारे अन्य भी काम किए, जैसे दीन इलाही धर्म इसने चलवाया था। और गुजरात विजय की स्मृति में इसने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने
दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की थी। तो आ गया प्रश्न, दीन ए इलाही अकबर की देन है। किसकी? दीन ए इलाही अकबर। ये कब ये कब शुरुआत होता है? 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में इसने सभी धर्मों का निचोड़ निकाला, जो अच्छी चीजें थी उसको इसमें शामिल किया, और एक नए धर्म के नाम से दीन ए इलाही दीन ए इलाही यह नया धर्म चलाया अकबर ने। अच्छा, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला, दीन ए इलाही यह जो स्वीकार करने वाला है, वह प्रथम हिंदू कौन है? प्रथम हिंदू व्यक्ति वह है राजा बीरबल। कौन है? बीरबल। वही बीरबल जो इनके दरबार में रहते थे, बीरबल। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी, वह सन आपको बताना है। वह सन है 1605 ईस्वी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। और आगरा के पास 1605 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होती है तो सिकंदरा में इनको दफनाया गया था। कहाँ? सिकंदरा। सिकंदरा में इनका मकबरा बना हुआ है, सिकंदरा। ठीक है, सिकंदरा में इनका मकबरा बना हुआ है। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रश्न आ गया फिर वही, सिकंदरा में इनका मकबरा स्थित है। कहाँ? सिकंदरा में। सिकंदरा में इनका मकबरा स्थित है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं हुमायूं का हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, याद रखिएगा। और शेर शाह का मकबरा कई बार पूछा जाता है। शेर शाह का मकबरा शेर शाह का मकबरा जो है वह सासाराम में पड़ता है। सासाराम। सासाराम कहाँ की जगह है? बिहार की, सासाराम बिहार। और जहांगीर का मकबरा जो है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा शाहदरा, एक प्लेस पड़ता है शाहदरा, शाहदरा स्थान है। और कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है। लाहौर। कहाँ? लाहौर में है। ठीक है, ये मकबरा से क्वेश्चन कभी कभी उठा लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। क्या नाम था? शाहजहां। शाहजहां। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन? पहला था औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही प्रतापी हुआ, बहुत ही क्रूर शासक हुआ, है ना, औरंगजेब। दूसरा है दारा शिकोह। दारा शिकोह। दारा शिकोह। और तीसरा जो है वह है शाह सुजा। शाह सुजा। ये 3 हो गए। और जो चौथा लड़का है इनका वह है मुराद बख्श। क्या नाम था? मुराद बख्श। ये चारों पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं शाहजहां के, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सुजा, मुराद बख्श। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस सन में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस सन में हुई थी? सन वह आपको बताना है। सन 14 जनवरी 1761, 31 अगस्त 1796, 26 नवंबर 1773 या 1782 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 14 जनवरी 1761 ईस्वी। क्या है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसकी? पानीपत की तीसरी लड़ाई ये होती है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? प्रथम युद्ध होता है कब, यानी फर्स्ट वार कब होता है? इसको भी जान लीजिए। 1526 ईस्वी में। कब होता है? 1526 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए हैं, सेकंड कब हुआ है? सेकंड कब होता है? यह है 1556 ईस्वी में। कब होता है?
1556 ईस्वी में। और तीसरा कब होता है, यानी थर्ड कब होता है, 14 जनवरी 1761। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। 1526, 1556 और 1761 में पानीपत में 3 लड़ाइयाँ होती हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो वह स्थान बताना है कि कहाँ पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। वह स्थान आपको बताना है कि वह जगह कौन सी है। तो वह जगह है रायगढ़। क्या है? रायगढ़। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। रायगढ़ में इन्हें छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है। कब? 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध बताना है कि कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। कब? 1757 ईस्वी, यह प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध से थोड़ा सा और महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसको बता दे रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला के मध्य, सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किए थे? राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। कहाँ? ग्वालियर पर इन्होंने शासन किया था। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। राजा मानसिंह तो किस वंश के थे? राजा मानसिंह जो है, मानसिंह तोमर, यह किस वंश के थे? यह तोमर वंश के थे। किस वंश के थे? तोमर वंश के थे। तोमर वंश। और शासक कहाँ के थे? ग्वालियर के। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल, ये बताना है। तो ये जो है अकबर के शासनकाल में थे। अकबर इसमें छूट गया। अकबर के शासनकाल में ये जो है राजस्व मंत्री हुआ करते थे, राजा टोडरमल। तो अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम, अब्दुल रहीम खान खाना, ये नवरत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? तो करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने किसे हराया था, यह प्रश्न बन रहा है, सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है। तो मोहम्मद शाह को हराया था। किसको? मोहम्मद शाह को हराया था। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। मोहम्मद शाह को इन्होंने हराया था। सत्यशोधक सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक और गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा राव फूले जी थे। कौन? ज्योतिबा राव फूले जी थे। ठीक है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वही है गुलामगिरी। क्या? गुलामगिरी। ये इनकी बहुत फेमस कृति है, बहुत ही फेमस कृति है। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी? किसके मध्य? राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ। और किसके मध्य? चार्ल्स मेटकाफ के मध्य। चार्ल्स मेटकाफ।
गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रवेश कर गए हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास तो चल ही रहा है, अब हम लोग क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तो समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और इसी समझौते को ही गांधी इरविन समझौते को ही गांधी इरविन समझौते को ही एक अन्य नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? दिल्ली समझौता। क्या? दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता यह भी नाम दिया जाता है, गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली समझौता। ठीक है। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि दो महान आत्माओं का मिलन, यह जो समझौता है वह दो महान आत्माओं का मिलन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड खाली स्थान है के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट एक्ट, इसके परिणाम स्वरूप हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सन जो है 1919 ईस्वी है, 1919 ईस्वी। इसे ही कहा गया काला कानून। क्या? काला कानून। काला कानून इसलिए क्योंकि इसमें यह प्रावधान था कि आप वकील नहीं रख सकते, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील आपको सरकार जब तक चाहे तब तक आपको बंद रख सकती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? इसका जो समय है वह है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य की थी? तो वह जो सन था वह था 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हुई थी वह थी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। ठीक है। और प्रथम भारतीय जो महिला हैं वह जो है 1925 में, यह कानपुर कानपुर में सरोजिनी नायडू जी अध्यक्षता करती हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो कौन सी लड़ाई है? 1857 का जो विद्रोह था, मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था। तो इनका जो संबंध है वह है 1857 के विद्रोह से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ने वाला वह व्यक्ति था हेनरी डेरेजियो। हेनरी डेरेजियो। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वो सन बताना है। 1928 ईस्वी में भारत आता है साइमन कमीशन, 1928 ईस्वी में भारत आता है। इसकी नियुक्ति कब होती है? साइमन कमीशन की नियुक्ति जो होती है, इसकी जो नियुक्ति होती है वह 1927 में ही हो जाती है। कब? 1927 ईस्वी में होती है। लेकिन भारत कब आता है? 1928 में। आता कब है? 1928 में आता है। ठीक है। और इस कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, है ना। और सभी के सभी जो है वो सब अंग्रेज ही थे, इसलिए इसका खूब विरोध हुआ था। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? वह सन बताना है। 1782 ईस्वी। 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। और कब तक रहता है? 1799 ईस्वी तक। 1799 ईस्वी तक इसका यह शासनकाल चलता है। किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वह है राजा राम मोहन राय जी। कौन है? राजा राम मोहन राय। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो इन्होंने जो है आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज
की स्थापना की? किसकी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, समाज की स्थापना इन्होंने की थी। कब किया था? वह सन क्या था? 1828 ईस्वी। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्हीं के प्रयासों इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। कब? 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च जो शुरू किया गया वह सन है 1930 ईस्वी। क्या है? 1930 ईस्वी। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1930 ईस्वी है ना। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आता है। कब आता है? 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जब आया तो क्रिप्स मिशन में क्या था? 1942 में जब आता है तो इसमें था कि डोमिनियन स्टेट्स हम लोग देंगे। डोमिनियन डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वह सन बताना है कि दूसरा बर्मा युद्ध कब लड़ा गया? 1852 ईस्वी। ये ऑप्शन इसमें सही होगा, 1852 ईस्वी। तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो था, ये तो द्वितीय है, प्रथम कब लड़ा गया था? फर्स्ट वाला बताना है। फर्स्ट का सन क्या है? वह 1824 से 1826 2 साल चला था, 24 से 26 ईस्वी में। जो दूसरा हुआ था वह चला था 1852 में, 1852। और तीसरा जो होता है वह 1885 में होता है। कब? 1885 ईस्वी में। तो 3 एंग्लो बर्मा युद्ध हुए हैं, तीनों को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये जो है प्रथम महिला राज्यपाल हुई। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की फर्स्ट जो है महिला राज्यपाल होती हैं, महिला राज्यपाल। भारत की महिला राज्यपाल कौन बनी है? वह सरोजिनी नायडू हैं। और 13 फरवरी को इनका जन्मदिवस होता है। कब होता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को 13 फरवरी को इनका जन्मदिवस होता है। तो इस जन्मदिवस को विशेष बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? तो ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज भी दिया गया है। तो आर्य समाज की स्थापना जो होती है 1875 ईस्वी में होती है। कब? 1875 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में होता है। ये ऑप्शन इसमें सही होगा, 1928 ईस्वी में हुआ है। 1922 में क्या होता है?
1922 में बहुत ही फेमस चौरी चौरा कांड हो जाता है। क्या? चौरी चौरा की घटना होती है। कहाँ पड़ता है ये प्लेस? गोरखपुर में पड़ता है। चौरी चौरा की घटना हो जाती है। 1924 में क्या है? कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर कानपुर षड्यंत्र केस 1924 ईस्वी से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? वह कौन व्यक्ति थे? वह व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब इनको पता चला, ये जान पाए, इतने आहत हुए इस हत्याकांड से, तो अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड इन्होंने वापस कर दी थी। इन्होंने वापस कर दी थी। और महात्मा गांधी जी को भी एक उपाधि मिली थी, इन्होंने भी वापस कर दी। क्या? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद। दो लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। तो महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो वह व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। इन्होंने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। तो विवेकानंद जी, इनका जो नाम था, बचपन का जो नाम था, वह था नरेंद्र नाथ। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम हुआ करता था। इनके जो गुरु हैं वो हैं रामकृष्ण परमहंस जी। गुरु कौन है? गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरु हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? वह वर्ष बताना है कि इन दोनों के मध्य कब जो है यह हस्ताक्षर हुआ था। तो 1916 ईस्वी इसमें सही होगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए? AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। मजूमदार ये अध्यक्ष होते हैं। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? वह सन बताना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। वह सन जो है 1857 है। क्या है? 1857 में पहली क्रांति होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? वह सन बताना है। तो 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1931 ईस्वी में। ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ये करने वाले व्यक्ति हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इनको जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या? लौह पुरुष। लौह पुरुष। पुरुष इन्हें कहा जाता है लौह पुरुष। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती जी को बताना है वो किस सुधार से संबंधित थे। वो आर्य समाज से थे। किससे? आर्य समाज से थे। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना 1857 में होती है, सॉरी 1875 में होती है। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? बम्बई में। बम्बई में होती है। बम्बई में होती है। आज का मुंबई हो गया है, उस समय बम्बई हुआ करता था। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है
आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? इसका जो सही उत्तर है वह है कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1885 में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष कौन बना था? तो उसमें आपको बताना है व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी ये जो हैं प्रथम अध्यक्ष होते हैं। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह ने माइकल ओडायर की। किसकी? माइकल ओडायर की इन्होंने हत्या की थी। माइकल ओ डायर। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था? तो 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष हुए थे। और वहीं पर रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को, कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी, उसी के तट पर इन्होंने मध्यरात्रि को, यानी और सन क्या था? 1929 सन था। डेट क्या था? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर अध्यक्ष कौन होते हैं? कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी। और इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए। पूर्ण स्वराज्य, औपनिवेशिक नहीं, पूर्ण स्वराज्य। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1764 ईस्वी में होता है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। किसके भाषण से शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण के लिए लोकप्रिय रहे? तो ये हैं स्वामी विवेकानंद जी। कौन है? स्वामी विवेकानंद। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, स्वामी विवेकानंद जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन 1920 में कहाँ आयोजित किया गया था? 1920 में कहाँ आयोजित किया गया था? यह नागपुर था। क्या था? नागपुर। 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 और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी। राघवाचारी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना की थी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे, बी आर अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो रॉलेट एक्ट, वो जो था काला कानून, उसी के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया था। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद। तो भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो।
1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, यह सर्वप्रमुख घटना थी। 1919 ईस्वी में यह सबसे प्रमुख घटना थी। ठीक है। अब बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग का हत्याकांड ये हुआ। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1917 ईस्वी में होता है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। 1920 22। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे थे तो वह कौन सा सन था? 1915 ईस्वी था। 1915 ईस्वी में। ये कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को 1919 ईस्वी में। किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्ट प्राप्त किया था? वह सन बताना है आपको। वह 1600 ईस्वी है। कब है? 1600 ईस्वी में इन्होंने एक चार्ट प्राप्त किया और कहा कि 15 साल के लिए आप जाकर के व्यापार करें। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? कई बार पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सी ऑप्शन में है, इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। कौन सी बुक है? सत्यार्थ प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? कौन सा सत्याग्रह था जिसका नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था? तो महाड़ सत्याग्रह ही है। महाड़ सत्याग्रह सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसका नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? वह बताना है। कौन सा आंदोलन चल रहा था कि उस समय चौरी चौरा की घटना हो गई? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में। कब होती है? 1932 ईस्वी में। किसने किया था? पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में होता है। किसके मध्य होता है? महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य। 1877 में वायसराय लीटर ने किसको भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो यह जो है यह लिटन होगा। क्या है? लिटन। लॉर्ड लिटन मिसप्रिंट हो जाता है। महारानी विक्टोरिया सी ऑप्शन इसमें सही होगा। महारानी विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय थे? तो प्रथम भारतीय जो थे वह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंख बंद करके इसको आप लगा दीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इसके संस्थापक कौन हैं? एवो ह्यूम। एवो ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है इसके संस्थापक हैं एवो ह्यूम।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कौन से ऐसे संगठन की स्थापना किया गया जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया था? तो आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, आर्य समाज। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का क्या नाम था? ईश्वर चंद विद्यासागर जी। ईश्वर चंद विद्यासागर जी, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने यह धारणा प्रस्तुत की थी। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो यह है पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब के कौन सा प्रांत? अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर। निम्नलिखित में से तीन का नाम अक्सर समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। तो लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। दादा भाई नौरोजी इसमें अलग हैं। लाल बाल पाल, ये हो गए लाल, ये हो गए बाल और ये हो गए पाल। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो कौन सा अधिनियम था? आर्म्स एक्ट 1878। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में होता है। कब? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से मशहूर हैं। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल में सबसे ज्यादा पड़ा था। कहाँ? बंगाल में पड़ा था। बंगाल विभाजन इसी कारण से किया जा रहा था। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो यह जो विश्वविद्यालय है वह है बम्बई विश्वविद्यालय। कौन सा? मुंबई विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा किया था। कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? वह बताना है आपको। कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था? यह है संवाद कौमुदी। ये ऑप्शन सही होगा, संवाद कौमुदी। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? वह सन बताना है कि चरखा कब से आया है। 1931 ईस्वी। कब? 1931 ईस्वी। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? वह सन बताना है कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी। इसमें बी ऑप्शन राइट राइट है। खान अब्दुल गफ्फार खान इनमें से किस क्षेत्र में पठान नेता थे? तो इनका जो क्षेत्र है वह है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिम, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था? वह सन बताना है
1765 ईस्वी। क्या है? 1765 ईस्वी। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष होती है, ये बताना है आपको। 1882 ईस्वी। क्या है? 1882 ईस्वी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बहुत ही पॉपुलर नारा है। यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने? तिलक ने दिया था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अंतिम प्रश्न, किस सन में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करके एक प्रस्ताव पारित किया? वह सन बताना है आपको। वह सन है 1940 ईस्वी। ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हाय हेलो नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी एसएससी जीडी स्पेशल क्लास लेकर के आ गया हूँ। आज इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम इन्हीं प्रश्नों को करेंगे और प्रश्न इसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो आइए एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है,